मैं एक आम से इलाके में रहती थी जहाँ पर ज्यादातर लोग गरीब ही थे। हमारे मोहल्ले में बिजली और पानी का हमेशा मसला रहता था। यहाँ के लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। औरतें अपने घर में अपना काम करती और उसके बाद एक दूसरे के घर में ताका झांकी करती रहती थीं। यहाँ की औरतें अपने पड़ोस की सारी खबर रखती थीं, किसके घर में क्या चल रहा है। हम लोग भी बहुत गरीब थे। हम 5 बहनें थे। हमारा कोई भाई नहीं था। पिताजी भी छोटी मोटी नौकरी करते थे। मैंने 1-2 क्लास पढ़ रखे थे। इसके बाद पैसों की वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पाई थी। मैं तीसरे नंबर की थी। मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं। मेरी उम्र 20 साल थी। मुझसे बड़ी बहन 22 साल की थी और उससे बड़ी 24 साल की। इसी तरह मुझसे छोटी बहनों में भी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। मेरा सारा दिन घर के कामकाज में ही निकल जाता था। मेरी 2 बहनें जो मुझसे बड़ी थीं, उन्होंने बीए कर रखा था। वो हमारे ही मोहल्ले के एक स्कूल में पढ़ती थीं। इस वजह से वो शाम को ही घर वापस आती थीं। घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही थीं। पिताजी भी सारा दिन अपने काम पर रहते थे और मेरी माँ बीमार रहती थी। छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही थी। हम गरीबों के लिए हमारी इज्जत ही सब कुछ होती है, इसलिए हम इस मामले में बहुत डरते थे। मेरी बड़ी बहनें भी इस बात का बहुत ख्याल रखती थी। भले ही वो घर से बाहर पढ़ाने जाती थीं, लेकिन कभी भी किसी गैर मर्द से बात नहीं करती और हम सब बहनों को अपनी इज्जत का बहुत ख्याल था। यही वजह थी मोहल्ले की औरतें भी हमारी बहुत इज्जत करती थी। एक दिन हमारे घर पर मेहमान आए। पिताजी उस दिन घर पर नहीं थे। मैं उन लोगों को नहीं जानती थी। मैंने उन्हें पहली बार देखा था। हमारा घर बहुत छोटा था, लेकिन मैं बहुत साफ सुथरा रखती थी। मेरी दोनों बहनें रोज की तरह अपने स्कूल गई हुई थी। जब तक वो वापस आई, मेहमान जा चुके थे। हमारे घर जो मेहमान आए थे, उसमें एक मर्द और एक औरत थी। उनके जाने के बाद किसी ने कोई बात नहीं की। माँ पिताजी भी कुछ दिनों खामोश ही रहे। कुछ दिनों बाद जब मैं अपना काम कर रही थी, तो माँ ने मुझे अपने पास बुलाया, प्यार से मेरे ऊपर हाथ फेरा और मुझसे कहने लगी कि तुम कब इतनी बड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। मैं अपनी माँ की बात समझ नहीं पाई थी। मुझे उनकी बात तब समझ में आई जब उन्होंने मुझसे कहा कि उस दिन जो मेहमान आए थे, उनके साथ जो लड़का आया था, वो तुझे कैसा लगा? वो तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए आए थे। वैसे तो वो हमारे घर की किसी भी लड़की से अपने लड़के की शादी कर देते, लेकिन उस समय तुम्हारी दोनों बड़ी बहनें घर में नहीं थी, तो वो तुम्हें ही पसंद करके चले गए। अब वो हमसे जवाब मांग रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने लड़के की छानबीन करवाई है। लड़का अच्छे घर का है, अच्छी जगह नौकरी करता है, खूबसूरत और जवान है, और हमें भी वो लड़का बहुत पसंद आया है। अगर तुम कहो तो तुम्हारा रिश्ता वहीं तय कर दें। शादी हर लड़की का सपना होता है। मेरा भी सपना था, लेकिन मेरा सपना इतनी जल्दी पूरा होगा, मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। इतना अच्छा लड़का मेरे लिए रिश्ता लेकर आया था। मुझे तो अपनी किस्मत पर रश्क हो रहा था, लेकिन मुझे अपनी दोनों बड़ी बहनों की फिक्र हो रही थी। अगर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी तो उन दोनों के दिल पर क्या गुजरेगी और लोग क्या कहेंगे कि बड़ी बहनों के होते हुए छोटी की शादी कर दी। और ये बात मैंने माँ से कही। माँ ने मुझसे कहा कि तुम उन दोनों की फिक्र मत करो, उनके लिए भी तुम्हारे पिताजी ने रिश्ते देख रखे हैं। तीनों बहनों की शादी साथ में ही कर देंगे। माँ की बात सुनकर मुझे खुशी हुई। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया। भगवान ने हम तीनों बहनों के रिश्ते अच्छी जगह पर कर दिए थे। पिताजी को भी ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था। आगे किस्मत में क्या लिखा था, ये तो मुझे नहीं पता था। मैं बहुत खुश थी। हम तीनों बहनें ही अपने घर की होने वाली थीं। अपने मायके से रुखसत होकर ससुराल आ गईं। मेरे पति बहुत अच्छे और समझदार, और जब मैं अपनी ससुराल आई थी, मैं बहुत डर रही थी और पता नहीं मेरे पति और मेरी ससुराल वाले कैसे होंगे। लेकिन यहाँ आकर मेरे सारे शक दूर हो गए। मेरे पति ने मुझे भरोसा दिलाया कि वो हर कदम पर मेरे साथ रहेंगे। मेरी सास भी बहुत अच्छी औरत थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मुझसे खाने पीने को पूछती रहती। मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। मैं भी उनसे कह देती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुर भी जिंदा हैं। शादी के किसी फंक्शन में वो शामिल नहीं थे। शादी के 8 दिन बाद जब मैं किसी काम से निकलकर बाहर की तरफ जा रही थी, मेरी उनसे टक्कर हो गई। मैं जोर से चीखी। मेरी चीख सुनकर मेरे पति और सास अपने कमरे से बाहर आए और मुझे परेशान देखकर सब समझ गए। उन्हें मेरा यूं पिताजी को देखकर चीखना बहुत बुरा लगा
और वो गुस्से से मुझसे कहने लगे, तुम पागल हो गई हो क्या, जो चीख रही हो? ये मेरे पिताजी हैं। अपने पति की बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई, क्योंकि मुझे मेरे ससुर जी एबनॉर्मल लग रहे थे। मेरे पति उनका हाथ पकड़कर उन्हें सास के कमरे में ले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि चलो अपनी सास से बाद में पूछ लूंगी। मैं अपने कमरे में आ गई। कमरे में आई तो मैंने देखा कि मेरे पति बहुत गुस्से में बैठे हैं। मैंने सोचा कि शायद मेरे चीखने की वजह से मुझसे नाराज हैं। मुझे इनसे माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी गलती है। मुझे वहां पर ऐसे चीखना नहीं चाहिए था। मैं आगे बढ़कर उनके पास बैठी। मैंने उनसे कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आपके पिताजी जिंदा हैं, क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें देखा ही नहीं था और ना ही उनके बारे में किसी से सुना था। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं पिताजी से भी माफी मांग लूंगी। मेरा इतना कहते ही वो और ज्यादा गुस्से में हो गए और मेरा बाजू जोर से पकड़कर मुझसे कहने लगे, तुम मेरे पिताजी का मजाक बना रही हो। उन्हें इतना गुस्से में देखकर मैं बहुत ज्यादा रोने लगी। मैं तो पूरी कांप गई थी, क्योंकि शादी के 1 हफ्ते बाद ही मैं अपने पति का ऐसा रूप देख रही थी। उनकी तेज आवाज सुनकर मेरी सास मेरे कमरे में आ गई। उन्होंने मेरा हाथ उनसे छुड़वाया। मेरे पति ने गुस्से में अपनी माँ को देखा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। मैं तो सहम कर वहीं पर बैठ गई थी। मुझे अपने पति से डर लगने लगा था। मैंने अपने पिताजी को कभी भी अपने माँ के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए नहीं देखा था। वो तो हमेशा ही माँ से प्यार से बात करते थे। यहाँ तो मेरे पति ने शादी के 1 हफ्ते बाद ही मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया था, और अब तो ये रोज का हो गया था। वो किसी न किसी बात पर मुझसे चिढ़ते ही रहते थे। लेकिन मेरी सास मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो हमेशा ही मेरा साथ देती थी। जब भी मेरे पति मुझसे कुछ कहते, वो आकर मुझे बचा लिया करती थी। मेरे पति उनको देखकर खामोश हो जाते। मेरे पति ने मेरे ससुर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रखी थी। मुझे अपने ससुर के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं पता था, लेकिन उनकी हालत देखकर लगता था कि वो पागल हैं। शादी को 2 महीने हो चुके थे और मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। मैं जानती थी कि इस घर में कुछ न कुछ परेशानी तो है, लेकिन क्या बात है वो मुझे नहीं पता थी। मैं देखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से यहाँ आई थी मेरा चेहरा मुरझा गया था। मेरी सास का बर्ताव तो मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मुझे घर का कोई भी काम करने नहीं देती थी, लेकिन मेरे पति कहते थे कि घर का सारा काम तुम्हें ही करना है। मेरे ससुर की दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। वो अपने आप से ही बातें करते रहते हैं और हंसते रहते हैं। कभी कभी तो वो मुझे भी बुरा भला कह दिया करते थे, लेकिन मैं इस बारे में अपने पति को कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि मैं शादी के 1 हफ्ते बाद ही उनका गुस्सा देख चुकी थी और ये बात भी अच्छे तरीके से समझ चुकी थी कि अगर मैं उनसे कुछ कहूंगी तो वो मुझे मारना शुरू कर देंगे, मेरी कोई बात पर यकीन नहीं करेंगे। एक रात जब हम अपने कमरे में सो रहे थे, किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। उस दिन मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, क्योंकि मेरे पति ने अपने दोस्तों को दावत पर बुलाया था और खासकर मुझसे कहा था कि सारा काम मुझे अकेले ही करना है। हालांकि मेरी सास ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन पति के गुस्से की वजह से मैंने उनसे कुछ भी नहीं करवाया। मैंने उनके लिए सारा खाना खुद ही बनाया, उन सबको खाना खिलाया। रात को बर्तन धोकर किचन साफ करके मैं सोने के लिए लेट गई थी। मैं चाहती थी कि मैं अब चैन से सो जाऊं। वैसे तो मैं अपने घर पर भी सारा काम करती थी, लेकिन यहाँ काम के साथ साथ मेरे दिमाग पर भी बहुत लोड पड़ता था। हर टाइम मैं सोचों में घिरी रहती थी। मैंने थकान की वजह से उठकर दरवाजा नहीं खोला। मेरे पति ने खुद ही उठकर दरवाजा खोला। देखा तो सामने मेरी सास और ससुर खड़े थे। दोनों माँ बेटे में बहस चल रही थी। मेरी सास कुछ काम को कह रही थी, लेकिन मेरे पति मना कर रहे थे। उन दोनों की बहस सुनकर मजबूरन मुझे भी उठना पड़ा। मैं जानना चाहती थी कि दोनों में क्या बहस चल रही है। मेरे उठते ही मेरी सास मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगी कि चलो मेरे साथ चलो। मैं उनकी बात समझ नहीं पा रही थी। वो मुझे जबरदस्ती मेरे कमरे से उठाकर अपने साथ बाहर ले गईं। जाते जाते उन्होंने मेरे पति से कहा कि तुम्हारा बाप है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही इसे संभालो। मैं अपने पति के चेहरे को देख रही थी और सोच रही थी कि हो सकता है वो मुझे रोक लें, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो तो खामोश खड़े सब कुछ देख रहे थे।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरी जिंदगी में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मैं अपनी सास के साथ उनके कमरे में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे जाना पड़ा क्योंकि मैं उन्हें मना नहीं कर सकती थी। वो मुझे अपने कमरे में ले आईं और मुझसे कहने लगी कि तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी, यहाँ पर लेट कर सो जाओ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने उनसे मना किया, लेकिन वो जबरदस्ती मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आ गईं। मैं ज्यादा थकी हुई थी, इसीलिए मैंने वो चाय पी और मैं एकदम से सो गई। दूसरे दिन जब मेरी आंख खुली और मैंने घंटे में टाइम देखा तो दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं घबरा गई कि मैं आज इतनी देर तक कैसे सोती रह गई। मैंने अपने जहन पर थोड़ा जोर डाला तो मुझे रात का सारा किस्सा याद आ गया। मैं जल्दी से उठकर बाहर आई, देखा तो घर की सफाई हुई हुई थी। ससुर जी भी मेरे कमरे में ही थे, मेरी सास भी बाहर बैठी थी। मुझे देखकर कहने लगी, उठ गई तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? रात को तुम्हें मेरे कमरे में ठीक से नींद तो आई थी ना? मैंने उनसे अपने पति के बारे में पूछा कि वो ऑफिस चले गए, उन्होंने नाश्ता किया या नहीं। तो वो कहने लगी कि मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो बस उसकी ही फिक्र रहती है। वो ऑफिस चला गया है और नाश्ता करके नहीं गया है। अगर उसे भूख लगेगी तो वो खुद वहाँ पर कुछ खा लेगा। उनकी बात सुनकर तो मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई। मुझे अब उन पर शक होने लगा था। मुझे लग रहा था शायद वो मेरे साथ अच्छा बनने का ड्रामा कर रही हैं। वो मुझे मेरे पति से दूर करना चाहती हैं। मुझे नहीं पता था कि वो ये सब क्यों कर रही हैं, लेकिन मुझे हर हाल में अपना घर बसाना था। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सास से बात करूंगी, लेकिन उनसे बात करने के लिए मौका चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर सबको जरा जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता था। अगर मैं बिना अपनी सास का मूड देखे उनसे बात करती तो हो सकता है वो भी गुस्से में आकर मेरे साथ कुछ गलत कर बैठती। मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन की तरफ जाने लगी तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारा नाश्ता बना दिया है, टेबल पर रखा है, तुम कर लो। और दोपहर का भी खाना मैं बना चुकी हूँ। आज तुम आराम करो, कल तुमने बहुत ज्यादा काम किया था, तुम थक गई होंगी। मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया और मैं नाश्ता करने लगी। नाश्ता करके मैं कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि आज से मैं अपने ससुर के साथ बहुत अच्छे से रहूंगी, उनकी बहुत ज्यादा देखभाल करूंगी। हो सकता है इससे मेरे पति खुश हो जाएं और पहले की तरह रहने लगें। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक पागल आदमी को कैसे ट्रीट करते हैं। मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन को फोन करके उससे मालूम करती हूँ। मैंने अपनी बहन को कॉल लगाई और बातों बातों में उससे पूछ लिया, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और मुझसे ज्यादा समझदार थी। उसने काफी टाइम स्कूल में पढ़ाया था, इसीलिए वो जानती थी कि किसके साथ किस तरीके से बात करनी चाहिए। उन्होंने इन सब बातों की वजह तो नहीं पूछी, लेकिन मुझे लगता था कि वो समझ गई है कि मुझे कुछ परेशानी है। मेरी बहन ने मुझे बताया, पहले तुम अपने घर की शांति के लिए हवन करवा लो। उसके बाद उसने मुझे और बहुत सी बातें समझाई। मुझे अपनी बहन से बात करके बहुत सुकून मिला था। मेरा दिल हल्का हो गया था। मैंने रात का खाना बनाया और अपने पति का इंतजार करने लगी। मेरे पति उस दिन देर से घर आए थे। मैं उनका इंतजार करते करते वहीं टेबल पर ही मेरी आंख लग गई। पति घर पर आए और उन्होंने मुझे ऐसे सोता हुआ देखा तो मुझे उठाकर कहने लगे कि कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने उनसे पूछा कि मैं आपके लिए खाना लगाऊं। उन्होंने कहा कि मुझे भूख नहीं है। मैंने उनसे पूछा, क्या बाहर से कुछ खाकर आए हैं? मेरे पति ने जवाब दिया कि मैंने कल से कुछ नहीं खाया। तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे सॉरी कहने लगी। मैंने उनको बताया कि मैंने आज ससुर जी का बहुत ख्याल रखा है, दवाई भी टाइम से दे दी थी और खाना भी टाइम से दिया था, और मैं उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर मेरे पति का मूड कुछ अच्छा हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने खाना खाया? मैंने कहा कि नहीं, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी कि साथ में खाना खा लेते हैं। इतने में मेरी सास अपने कमरे से निकलकर आ गई और मुझे देखकर कहने लगी कि तुम अभी तक सोई नहीं हो, जाओ जाकर सो जाओ। मैंने कहा कि सासू माँ, ये अभी आए हैं, मैं इनको खाना खिला दूं, फिर जाकर सो जाऊंगी। मेरे पति खामोश खड़े थे। मेरी सास को तो जैसे जिद ही लग गई थी। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले गई और कहने लगी कि ये कोई बच्चा नहीं है, खुद निकाल कर खा लेगा।
मैं हैरानी से अपनी सास को देखती रही और मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं रोज यही कोशिश करती थी कि मैं अपने पति के साथ ज्यादा से ज्यादा समय गुजारूं, लेकिन मेरी सास पता नहीं क्यों बीच में आ जाती थी। अब मैं उन्हें कैसे समझाती? मुझे अपने पति के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना है। मेरी सास मुझसे इतने अच्छे से बोलती थी कि मैं उन्हें किसी बात के लिए मना ही नहीं कर पाती थी। अब मेरे और मेरे पति के बीच में दूरियां आ गई थी। हमारी शादी को भी 6 महीने हो गए थे और मैं पिछले 3 महीने से अपनी सास के कमरे में ही सो रही थी और मेरे ससुर मेरे पति के साथ मेरे कमरे में सोते थे। मैं सोचने लगी थी कि अगर कुछ दिन और ऐसे ही रहा तो शायद मेरा घर बर्बाद हो जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी। मैं जब भी इस बारे में अपनी सास से बात करने की कोशिश करती तो वो मुझे अजीब ही तरह के जवाब देती थी, जिसे सुनकर मेरा सर चकरा जाता था। मैं किसी और से भी कुछ नहीं कह सकती थी। मेरे पति ने मेरे घर का आना जाना भी बिल्कुल बंद कर रखा था। उन्होंने मुझसे सख्ती से कहा था, जब तक मैं तुमसे न कहूँ तुम अपने घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं करोगी। अब तो मेरे पति मुझे आंखें उठाकर भी नहीं देखते थे। सुबह मेरे उठने से पहले ऑफिस चले जाते थे और रात को देर से घर वापस आते थे। अगर किसी रात में जागकर उनका इंतजार करती तो मेरी सास मुझे जबरदस्ती कमरे में ले जाती और सोने को कह देती थी। अगर कभी मैं अपने पति से बात करने की कोशिश करती तो वो भी मुझे अजीब नजरों से घूरने लगते। मेरी जुबान वहीं बंद हो जाती। अब मैं सारा दिन अपने ससुर का ध्यान रखती, लेकिन मेरे सास को अपने पति की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। जब मैं अपने ससुर का ख्याल रखती और उन्हें दवाई देती तो वो मुझसे भी कहती कि तुम इन बाप बेटों की इतनी फिक्र क्यों करती हो? इन दोनों को अपने हाल पर छोड़ दो, दोनों ही एक जैसे हैं। एक दिन मेरे पति की छुट्टी थी। वैसे तो वो अक्सर छुट्टी वाले दिन भी घर पर नहीं रहते थे, लेकिन आज वो घर पर ही थे और मेरे पास मौका था। मैं उनसे बात भी करना चाहती थी। मैं जल्दी से अपना काम करके अपने पति के पास जाकर बैठ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था उनसे बात करते हुए। फिर भी मैंने डरते डरते उनसे कहा, आप मुझे समय क्यों नहीं देते हैं? ऑफिस चले जाते हैं, रात को भी देर से वापस आते हैं। इतने दिन हो जाते हैं आप मुझसे बात ही नहीं करते। मैं अपनी बात कहते हुए बहुत कपकपा रही थी, डर भी रही थी कि कहीं मेरे पति को गुस्सा ना आ जाए। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने कहा, मेरी माँ तो ऐसी ही थी, तुम भी मेरी माँ के साथ साथ ऐसी ही हो गई। तुमने मेरे साथ आज तक किया ही क्या है? मैं उनको देखने लगी। मैं कहना चाहती थी कि यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है वो तो मुझे खुद समझ नहीं आता। इतने में मेरी सास ने मुझे आवाज लगा दी, लेकिन मैंने अपनी सास की आवाज नहीं सुनी। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने अपनी सास की आवाज पर कोई जवाब नहीं दिया था। जब मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वो मेरे कमरे में आ गईं और कहने लगी, क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आई? मैं खामोश रही और अपने पति के चेहरे को देखने लगी। मेरे पति बड़े गुस्से से उठे और अपनी माँ से कहने लगे, आप तो थी ही खराब, आपने मेरी पत्नी को भी अपने जैसा कर लिया। मुझे तो अब नफरत हो गई है औरत जात से। दोनों माँ बेटे बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे और एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे। सास कह रही थी कि तेरे बाप ने तुझे भी अपने जैसा कर लिया है, देख क्या हाल हो गया है उसका। भगवान ने उसे उसके किए की सजा दी है। मेरे पति कह रहे थे कि आप मेरा घर खराब कर रही हैं। कौन माँ अपने बेटे की पत्नी को अपने साथ सुलाती है? जब भी मेरी पत्नी मेरे पास बैठती है, मुझसे बातें करती है, तो आप उसे बुला लेती हैं। जब से मेरी शादी हुई है मैं आपकी यही हरकतें देख रहा हूँ और बर्दाश्त भी कर रहा हूँ। क्या सिखा रही हैं आप इसे? आप तो ऐसे बिल्कुल अपने जैसा बना रही हैं। आपको तो कभी अपने पति की फिक्र ही नहीं हुई। आप मेरी पत्नी को भी यही सिखा रही हैं। उसे भी मेरी कोई फिक्र नहीं है। ये घर है या नर्क, कुछ पता ही नहीं चलता। दोनों में से कोई भी चुप होने का नाम नहीं ले रहा था कि दोनों अपनी अपनी कहे जा रहे थे। ससुर जी भी पास में बैठे सब कुछ सुन रहे थे। मैं उनका बहुत ज्यादा ध्यान रख रही थी और उन्हें दवाई भी समय से देती थी, इसलिए वो पहले से बहुत बेहतर हो गए थे। अब सबकी बातें भी समझने लगे थे। खाना भी अपने साथ में खा लिया करते थे और अपना ध्यान भी खुद रखने लगे थे, लेकिन किसी से कोई बातचीत नहीं करते थे। मेरे पति को भी मेरी मेहनत नजर आ रही थी। वो समझते थे कि मैं ये सब कुछ उनके लिए कर रही हूँ ताकि वो मुझसे खुश रहें, लेकिन कोई तो ऐसी बात थी जो मैं नहीं जानती थी। मैं इन सब उलझनों में बहुत ज्यादा थक गई थी।
दोनों माँ बेटे बराबर लड़ाई कर रहे थे। इन दोनों का लड़ना तो बंद ही नहीं हो रहा था। जितना हो सकता था एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे। इन दोनों की बातें सुनकर तो मेरे कानों से खून बहने लगा था। कुछ देर तो मैं वहीं खड़ी रही, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैंने अलमारी से अपना बैग निकाला और उसमें अपने कपड़े रखे, थोड़ा बहुत जरूरत का सामान और पैसे रखे। मैं सोच रही थी कि मेरी इतने महीनों की मेहनत सब बेकार हो गई। यहाँ तो इन लोगों के अपने ही मसले खत्म नहीं हो रहे। पता नहीं क्या बात है जो एक दूसरे के लिए दिल में नफरत लेकर बैठे हुए थे। मैं ही पागल थी जो सबको एक करने की कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन इन लोगों ने अपने दिलों में इतनी नफरत पाल रखी है कि शायद मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी इन लोगों के दिलों से नफरत खत्म नहीं होगी। मैंने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर आने लगी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी। मैं अपनी माँ और बहनों के घर नहीं जाना चाहती थी, तो मेरी सास वहीं खड़ी जमीन को घूर रही थी। मैं बाहर निकल रही थी तो मुझे किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। जब मैं गेट पर आई और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सास भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार खड़ी थी। मैंने उनकी तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखा। मैं बहुत उदास थी। मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ मेरी सास की वजह से ही हुआ। मैंने उनसे कोई भी बात नहीं की। मैं बाहर सड़क पर पैदल चलने लगी। सास भी मेरे पीछे चलकर आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैं चल चलकर थक जाती तो थोड़ी देर वहीं पर बैठकर आराम कर लेती, फिर उठकर चलना शुरू कर देती। मुझे कहाँ जाना था मुझे पता ही नहीं था। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मैं चलते चलते कहाँ पहुँच गई हूँ। मुझे घर से निकले हुए सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई थी। न मुझे अपनी भूख की फिक्र थी और न प्यास की। मुझे इस बात की भी कोई फिक्र नहीं थी कि मेरी सास बीमार है, वो इतना नहीं चल सकती। चलते चलते मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश होकर गिर गई। मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका था। अब मैं जीना नहीं चाहती थी। मैं सोच रही थी कि बस ये मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा हो। मेरे ससुर को इस बात का बहुत एहसास था कि वो इस बात को समझ रहे थे कि जो भी कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार वो खुद ही हैं। उनकी वजह से उनकी पत्नी घर छोड़कर चली गई और उन्हीं की वजह से आज उनके बेटे का भी घर बर्बाद हो गया था। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। अब मैं और मेरी सास एक सेंटर में रहने लगे। यहाँ ऐसे लोग रहते थे जिनका कोई सहारा नहीं था। मेरी सास का यहाँ दिल लग गया क्योंकि उन्हीं की उम्र की यहाँ बहुत सारी औरतें थी। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। अब मुझे किसी की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं सारा दिन अपने बिस्तर पर ऐसे ही पड़ी रहती थी। मेरी सास मुझे खाना दे दिया करती थी और मैं खा लिया करती थी, वरना मुझे अपने खाने पीने का भी कोई होश नहीं था। अगर मुझसे कोई बात करता तो उसका जवाब दे देती। मेरी सास यहाँ भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अब मुझे उनके होने या होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं एक पत्थर दिल इंसान बन चुकी थी। एक दिन मेरे पति मुझे लेने आए और उनके साथ साथ मेरे ससुर भी आए और वो भी मेरी सास को लेने के लिए आए थे। मेरे ससुर मेरी सास से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे और बहुत ज्यादा रो रहे थे। मेरे ससुर को देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और सेहतमंद हैं। इस तरह माफी मांगने से मेरी सास ने उनको माफ कर दिया। मेरे पति मेरे पास आकर बैठे और मुझसे कहने लगे कि घर वापस चलो। मैंने भी खामोशी से अपना सामान उठाया और उनके साथ आ गई। मेरे सास ससुर और मेरे पति बहुत खुश थे, लेकिन मेरे अंदर अब कोई खुशी बाकी नहीं रही थी। मैं खुद को हालात के हवाले कर चुकी थी। जब हम लोग घर वापस आए तो घर में बहुत सारा सामान फैला हुआ था। मेरी सास और ससुर तो अपने कमरे में चले गए, लेकिन मैंने घर की सफाई करनी शुरू कर दी। हैरत की बात तो ये थी कि सारे कामों में मेरे पति ने मेरा हाथ बटाया। मैंने पूरे घर की साफ सफाई की, उसके बाद रात का खाना बनाया। फिर मैंने अपनी सास और ससुर को खाने के लिए बुलाया। सब लोग खाने की टेबल पर बैठकर खुशी से खाना खा रहे थे। मैं भी वहां चुप बैठी थी। मेरे सास और ससुर खाना खाने के लिए बाहर आए। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे और साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। सबने बैठकर खाना खाया, लेकिन मेरे हलक से तो खाना उतर ही नहीं रहा था। मैंने सबको मिलाने की कितनी कोशिश की थी और इस कोशिश में मैं खुद क्या से क्या हो गई थी। मैं चाहती थी कि सब लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहें, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सबको खुश करते करते मेरी हालत ऐसी हो जाएगी। खाना खाने के बाद मेरे पति मेरे पास आकर बैठ गए
और उन्होंने मेरे हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और वो प्यार से मेरे चेहरे को देखने लगे। मेरा चेहरा जो पहले बहुत खिला खिला रहता था अब मुरझा गया था। आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। मेरा शरीर भी बहुत कमजोर हो गया था। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। अब मेरा सजने संवरने का भी कोई दिल नहीं करता था। मेरे पति की आंखों में मेरे लिए मोहब्बत दिख रही थी। वो मुझसे कहने लगे कि मैं रात को तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, क्या तुम सुनोगी? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मेरी सास मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। मेरा किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस घर से कहीं दूर चली जाऊं। मैं अपने कमरे से बाहर जा रही थी कि मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने हाथ छुड़ाकर बाहर जाने की कोशिश की। उन्होंने मेरा हाथ बहुत टाइट से पकड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे बेड पर बिठाया और वो खुद जमीन पर बैठ गए। मेरी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी और दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैं इस कमरे से बाहर जाना चाह रही थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे वहां पर पकड़कर अपने पास बैठा लिया। वो मुझसे अपने किए की माफी मांग रहे थे और बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे। वो कह रहे थे कि मैं उन्हें एक मौका और दे दूं ताकि वो अपनी गलती सुधार सकें और वो मेरे साथ आगे से कभी भी कोई ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे जो मुझे बुरा लगे। उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। मैं इसी घर में पैदा हुआ था। मेरी माँ की बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी। मेरे पिताजी उनसे उम्र में बहुत बड़े थे। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता मेरे पैदा होने पर बहुत खुश थे। दोनों मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन पिताजी को पता नहीं क्या हो गया था। उन्होंने गली के आवारा लड़कों के साथ बैठना शुरू कर दिया था। रफ्ता रफ्ता उन्होंने जुआ खेलना शुरू कर दिया और शराब पीनी भी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। उस समय मैं बहुत छोटा था और ये सब कुछ नहीं जानता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी भी पिताजी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया था। वो हमेशा मेरे सामने पिताजी की तारीफ करती थी। मैं भी अपने बाप को एक हीरो समझता था। वो रोज रात को मेरी माँ को बहुत मारते थे, लेकिन मेरी माँ ने ये सब बातें मुझसे छुपा रखी थी। मैं समझता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार रहती हैं, लेकिन उनकी इस हालत के जिम्मेदार तो पिताजी थे, जो नशे की हालत में उन्हें रोज मारते थे। मेरी माँ घर का सारा काम करती और उसके साथ साथ पड़ोस के घरों में भी जाकर काम करती थी ताकि हमारा गुजारा हो सके। मेरी नज़र में तो मेरे पिताजी हीरो थे। मेरी माँ ने हमेशा उनकी तारीफ की ताकि मेरे ऊपर कोई गलत असर न पड़े, लेकिन मेरे पिताजी हमेशा मुझसे माँ की बुराई करते रहते थे। मुझे बताते थे कि तेरी माँ बहुत खराब औरत है, वो मुझसे पैसे मांगती है और मुझे छोड़ने की धमकी देती है। मैं अपनी माँ से वैसे तो बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया पिताजी की बातें मेरे दिमाग में बसती गईं। मैं धीरे धीरे अपनी माँ से नफरत करने लगा। मैंने अब अपनी माँ से बातचीत करना बंद कर दी थी। मैं घर पर भी बहुत कम आता था। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। वो मुझसे पूछती, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं बताता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिताजी मेरी माँ पर जुल्म करते हैं। मेरी माँ ने कभी मुझ पर यह जाहिर नहीं होने दिया था कि मेरे पिताजी जुआरी हैं, शराबी हैं और उन्हें मारते पीटते हैं। जब मेरी नौकरी लगी तो मेरी माँ ने मुझसे शादी के लिए कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, जिनमें उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अगर उनकी अच्छी देखभाल की जाए तो वो सही हो सकते हैं। लेकिन मेरी माँ ने उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। उन्हें तो पिताजी के एक्सीडेंट का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। वो तो चाहती थी कि पिताजी इस दुनिया से ही चले जाएं। मुझे अपनी माँ से और ज़्यादा नफरत हो गई। मैं सोचने लगा था कि अब वो जो कुछ कहती हैं, मैं सोचने लगा कि पिताजी जो कुछ भी कहते थे वो सही कहते थे। मेरी माँ मेरे पिताजी को छोड़ना चाहती है। मेरे बाप ने तो मेरे दिमाग में ये बात बिठा रखी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं शादी कर लेता हूँ ताकि मेरी पत्नी आकर मेरे पिताजी का ख्याल रख सके। इसलिए मैंने माँ से कहा कि मेरे लिए लड़की देख लीजिए। इसीलिए मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया और मेरी किस्मत में तुम थी, जो मुझे तुम मिल गई। जो कोशिश तुम कर रही थी, मैं सब कुछ जानता था। मैं समझता था इस बात को कि तुम चाहती हो कि सब लोग साथ में हंसी खुशी रहें, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि असल मुजरिम मेरे पिताजी हैं। जिस दिन तुम घर छोड़कर गई थी उसी दिन पिताजी ने मुझे ये सब कुछ बताया और मुझसे माफ़ी मांगी। पिताजी की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बिल्कुल अपने होश में नहीं रहा। मुझे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था, जो मैंने तुम्हारे साथ और अपनी माँ के साथ किया था।
और तुम्हारा तो इन सब में कोई कसूर ही नहीं था। तुम तो बिना वजह ही इन सब में आकर फंस गईं। तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। मैंने अपने पति की कहानी सुनकर कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया। सच कहूँ तो अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने जो भी गलतियां की वो अनजाने में की। मैं समझ गई थी कि हमारा समाज एक ऐसी औरत को कभी भी कबूल नहीं कर सकता जिसके पति ने उसको घर से निकाल दिया हो। अब मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी और मेरे सास ससुर भी एक साथ बहुत खुश थे और मैं अपने पति के साथ अपने माँ बाप से मिलने गई। अब वो भी मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।